नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उगते सूरज की भूमि यानी अरुणाचल प्रदेश, जहां पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और लगभग 4000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का एक तरह से शुभारंभ किया है। एक नए टीवी चैनल को भी जो है शुरू किया गया। उसके अलावा लगभग 100 इलाकों को, 100 गांवों को, 100 शहरों को जो है सड़कों से, कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। जरा इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ खास दिया है पीएम मोदी ने अपने आज के दौरे में। – 2019 के लोकसभा चुनाव ने देश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक दलों के नेताओं की लगातार रैलियां इस ओर इशारा कर रही हैं। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को एयरपोर्ट की सौगात दी है। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ईटानगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज अरुणाचल में एक साथ 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। बीते 2 वर्षों में ही लगभग 1000 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथियों, सड़क संपर्क के अलावा रेलवे को लेकर भी अभूतपूर्व काम अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने के अभियान के तहत ईटानगर भी रेलवे से जुड़ चुका है। पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए। अरुणाचल एसी एक्सप्रेस अब हफ्ते में 2 बार चलती है। इसके अलावा पूरे अरुणाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 7 जगह पर सर्वे का काम चालू किया गया है। इसमें से 3 जगह पर सर्वे का काम पूरा भी हो चुका है। तमाम को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने की बड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। बिजली की कनेक्टिविटी भी अहम है। आज मैं अरुणाचल प्रदेश को सौभाग्य योजना के तहत करीब हर परिवार तक बिजली पहुंचाने वाला राज्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते 1-1.5 साल में ही देश में करीब 2.5 करोड़ परिवारों के घरों, उन घरों से अंधेरे को मिटाया गया है, दूर किया जा चुका है। मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। पर्याप्त बिजली भी पहुंचे, इसके लिए भी हमारी सरकार पावर जनरेशन पर भी बल दे रही है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मेरे एक बार कहने पर देश विदेश के लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया है। कल मैंने एक ट्वीट किया था नॉर्थ ईस्ट के सौंदर्य के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट की टूरिज्म की संभावनाओं के संदर्भ में, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट गए हो तो वहां के अनुभव की एक फोटो शेयर कीजिए। मैं हैरान हूं, कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों ने ट्वीट पर कि वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, क्या अनुभव हुआ, अपनी फोटो ट्वीट कर दी। टूरिज्म के प्रमोशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जिस प्रकार से देशवासियों ने, यानी विदेशों में भी लोगों ने ट्वीट किया। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीते 4.5 वर्षों में अरुणाचल और उत्तर पूर्व के विकास के लिए न तो फंड की कमी आने दी गई, न ही इच्छा शक्ति की।
स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत बेहतर होगी और अरुणाचल की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो कि पिछली सरकारों से अधिक है। पीएम मोदी ने मंच से रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी आजकल नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं को वहां पर सौगात के तौर पर दी जा रही है। पीएनजी का एक नया ग्रिड शुरू किया गया है। अगर देखा जाए तो इसकी मदद से वहां पर न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया बल्कि कमर्शियल जो एरियाज हैं वहां भी इससे फायदा पहुंचेगा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने और क्या क्या सौगातें दी, जरा एक बार देखिए, क्योंकि असम के अंदर वहां पर वो पहुंचे थे। जी, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक ग्रिड है उसकी भी शुरुआत की गई है, जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया को गैस पीएनजी सप्लाई करेगी। और इसके अलावा कई बड़ी बड़ी योजनाएं, क्योंकि अरुणाचल के बाद पीएम मोदी असम के दौरे पर थे और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी इन दिनों हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अगर देखा जाए वहां पर एक नए तरह की क्लासरूम की शुरुआत की गई है, जो कि व्हील्स पर होगी और कंप्यूटर को लेकर इसमें कुछ नई चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स को और बच्चों को खास फायदा पहुंचाएगी। क्या कुछ खबर है, जरा आप देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के चलते नेता अब जमीन पर उतर आए हैं। वोटों को साधने के लिए जनता के बीच जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में व्यस्त है। कोई रैलियां करके वोट मांग रहा है तो कोई किसी और तरीके से वोट मांग रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन से वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी ने पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं बीएचयू में आयोजित शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में भी सीएम योगी ने शिरकत की। आपको बता दें कि वाराणसी के बीएचयू में आयोजित स्वतंत्रता भवन में पहुंचकर सीएम योगी ने शताब्दी समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एचपी वर्ड ऑन व्हील नामक सकल कंप्यूटर बस का उद्घाटन करते हुए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि एचपी वर्ड ऑन व्हील एक कंप्यूटरीकृत मोबाइल बस है, जो खुद में एक चलता फिरता कंप्यूटर लैब है। चलते फिरते कंप्यूटर लैब को सरकार ने उन बच्चों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है जो बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। इसके जरिए सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देगी। यह बस दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देगी। इस बस में बने कंप्यूटर लैब में रखे कंप्यूटर को जनरेटर, इन्वर्टर और सोलर की मदद से चलाया जाएगा। गांव में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से गांव के बच्चों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीएम योगी ने टच स्क्रीन पर डिजिटल इंडिया के साथ साथ सकल कंप्यूटर बस के आने में भी लिखकर लोगों को इस बस के महत्व को बताया। सीएम योगी ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया। इसके बाद स्कूल के अध्यापकों से बातचीत भी की। इसके बाद सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर सकल कंप्यूटर बस को रवाना किया। योगी सरकार की पहल तो सराहनीय है, लेकिन क्या इसके पीछे छिपा हुआ मकसद पूरा हो पाएगा? क्या सच में गांव के बच्चे भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 122 से घटकर वो 78 रह गई, लेकिन गठबंधन के बाद कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस और जेडीएस ने बाकायदा वहां पर सरकार बना ली। लेकिन अब चर्चा यह है कि वहां पर सरकार अस्थिर की जा रही है। आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराना चाहती है और हमारे विधायकों को खासतौर से करोड़ों रुपए का ऑफर देकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है। जरा इस खबर में देखिए क्या क्या आरोप लगाए कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी वैसे वैसे एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और अलपुझा से सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर जमकर निशाना साधा। वेणुगोपाल ने एक ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि येदियुरप्पा हमारे विधायकों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं और उनकी बातचीत से साफ है कि 18 विधायक इसमें शामिल हैं। Referring the names of Amit Shah and Narendra Modi ji for managing here and there by Yediyurappa himself, and his own MLA is telling Amit Shah and Narendra Modi ji will look after the Supreme Court matters. Actually, what type of politics these BJP people are doing? I think some of the major senior journalists are witnessed when the confidence motion was taking place in Karnataka, Yediyurappa government. The same level of dirty politics was played by Yediyurappa that time also. We released that time also a video clipping of Yediyurappa offering money. This has been happened day before yesterday in रायचूर। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी पर कुमारस्वामी सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को 50 करोड़ देने की पेशकश की गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और अब इस खेल में मोदी जी और अमित शाह जी के शामिल होने का संदेश नहीं, पुख्ता यकीन हो गया। सुरजेवाला ने बीजेपी से सवाल पूछा कि विधायकों को जो करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं वो ब्लैक मनी है या नहीं। काला धन का प्रयोग कर रिश्वत और भ्रष्टाचार का और खरीद फरोख्त का विधायकों की षड्यंत्र कर एक चुनी हुई कर्नाटक की सरकार को गिराना चाहते हैं। इन टेप्स में 6 बातें स्पष्ट हैं। नंबर 1, बीएस येदियुरप्पा जी हर विधायक को 10 करोड़ रुपया की रिश्वत का ऑफर देते सुनाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक 18 से 20 विधायक हैं, तो इसका मतलब 200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दे रहे हैं। मोदी जी, ये 200 करोड़ काला धन है या सफेद धन है? क्या ये वही काला धन है जिसकी चर्चा आपने 24 घंटे पहले संसद के पटल पर की थी? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और येदियुरप्पा जी की बदनाम तिकड़ी ने देश में संविधान और प्रजातंत्र को रौंद डाला है। ये गैंग्स ऑफ 3 बन गए हैं जिनका किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना एकमात्र मकसद बन गया है। सुरजेवाला ने इसके साथ ही सवाल उठाया कि कर्नाटक बीजेपी प्रमुख और पूर्व सीएम किस हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के जजों से संपर्क कर केस को सही साबित करने की चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अप्रोच किया जाएगा और जो मुकदमा होगा उसे ठीक करवा लिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीधी पहुंच अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर अब सुप्रीम कोर्ट को अपना पिछलग्गू मानने लगे हैं? और आखिरी जो सनसनीखेज क्लेम है इन टेप्स के अंदर वो ये है कि जो गवर्नर हैं उनको एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर एक चुनी हुई सरकार को खारिज किया जाएगा। तो क्या चीजें 6 सामने आ रही हैं? 200 करोड़ की रिश्वत ईमान खरीदने के लिए, 200 करोड़ रुपया चुनाव के खर्च के लिए, 50 करोड़ रुपया स्पीकर का ईमान खरीदने के लिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक सिफारिश करने के लिए, और गवर्नर के जो कार्यालय है उसको एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। शुक्रवार को प्रदेश के सीएम कुमारस्वामी ने कथित ऑडियो टेप जारी किया था। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। प्रदेश में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही लगातार विधायकों के पाला बदलने तो कभी पार्टी में लौट आने की घटनाएं हो रही है। सरकार तो अब तक चल रही है,
लेकिन विवाद में कोई काम नहीं है। जब से कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार बनी है, तभी से लगातार उठापटक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बार फिर बात उस जिन जो फिर बाहर आ गया है, यानी आरक्षण को लेकर राजस्थान में राजनीति गरमाई हुई है। सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके रोक दी है और कई ट्रैक पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज नाराज है और वो कहता है कि उनको 5% आरक्षण चाहिए, जैसा कि अभी संसद के अंदर बाकायदा जो बिल लाकर 10% जो एक आरक्षण दिया गया था, उसी तरह से वो भी मांग करने लगे हैं। जरा देखिए एक रिपोर्ट। सरकार ने सवर्णों को आरक्षण क्या दिया, दूसरों ने भी आरक्षण पर आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गुर्जर समाज आंदोलन की मांग को लेकर ट्रेन की पटरियों पर बैठा है। एक बार फिर गुर्जर समुदाय आंदोलन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गुर्जर समुदाय की मांग को पूरा करना प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा काम नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने इस बार के आंदोलन को आर पार की लड़ाई बताया। हम ये जो बहरी सोई सरकार है, जिसको अल्टीमेटम दिया गया था 20 दिन का, वो 20 दिन का अनुमान करके 15 साल का अल्टीमेटम सरकार मानती। 15 साल से हमारा गुर्जर समाज जो है राजस्थान का वो संघर्षरत है। तो ये 20 दिन में आज तक तो सरकार को कोई ना कोई हमारे माननीय यहाँ के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जिसके विषम में उनका डंका बज रहा है, लेकिन गुर्जरों में भी उनका डंका बचे। हम ऐसे चाहते हैं कि गुर्जर समाज की बात को माने और आरक्षण उनके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। न्याय नहीं हुआ इतिहास में, और उस न्याय को प्राप्त करने के लिए हमने 75 जानें गंवाई हैं। और ये गंवाना, मैं सैनिक हूं, शर्म आनी चाहिए इस हिंदुस्तान के लोगों को, शर्म आनी चाहिए सरकारों को, जिन्होंने कभी ये सोचा तक नहीं, ये निर्दोष लोग जान गंवा रहे, कोई तो कारण होगा। आप उस दिन कब तक बैठेंगे? मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूं, मुझे मेरे समाज के लोगों ने बुलाया है। मैं कभी इन चीजों में नहीं जानता था। रिटायर हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ है, पर यह पीड़ा ऐसी गंभीर है। और कल जैसे मैंने आह्वान किया था, मेरे साथियों की आवाज पे आह्वान किया था कि बार बार के आंदोलन बंद हो और ये आखिरी आंदोलन हो। धन्यवाद। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें इस देश का नागरिक नहीं मानती। अगर मानती तो आरक्षण देने से उन्हें मना नहीं करती। राजस्थान के हर रोड को जाम करेंगे, राजस्थान का ट्रैक को जाम करेंगे, कहीं भी छोड़ने वाले नहीं है। 5 जगह भी जाम लग चुका है और मैं कह रहा हूं 50 जगह हमारा जाम लगेगा जब तक इस हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। तो तभी उठा जाएगा आर या पार की लड़ाई है। आर पार हमारा अंतिम है ये। इसके बाद में हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे भी नहीं और कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हम हमारा प्राप्त करके ही रहेंगे या फिर हम नहीं रहेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, यह सरकार हमें समझे कि हम भारत के नागरिक हैं। सरकार हमें भारत का नागरिक ही नहीं समझ रही। जब हमें संविधान के अंतर्गत जो बना हुआ है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार गुर्जरों को भारत का नागरिक नहीं समझती। तो हम उसे ये आह्वान करते हैं कि अगर वो हमें भारत का नागरिक समझती तो आरक्षण दे, और नहीं तो हम देश छोड़ देंगे, समाज छोड़ देंगे, जाति सब छोड़ देंगे। गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से ही रेल की पटरी पर धरने पर बैठा है, जिसके चलते रेल यातायात पर इसका काफी असर पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के चलते 14 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, साथ ही 20 से ज्यादा रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार को चेतावनी देने और ट्रैक्स को रोकने वाले इन कमजोर लोगों की आरक्षण की लड़ाई आपने देखी। और अब चलते हैं, आपको डिजिटल इंडिया का नमूना दिखाने हैदराबाद लिए चलते हैं, जहां पर अब रोबोट जो है वो आपके लिए खाना लाया करेगा, आपके लिए खाना परोसेगा। होटल के अंदर आप
जब अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो रोबोट आपको खाना खिलाया करेगा। लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इसको देख भी रहे हैं। और अगर देखा जाए नई तरह की पहल है। जरा चलिए हैदराबाद और देखिए, मिलिए रोबोट से। किताबों, अखबारों और टीवी में देखा और सुना था कि रोबोट इंसान के इशारों पर नाचता है। खाने का ऑर्डर देने एक रोबोट आता है। रेस्टोरेंट में वेटर की जगह अब मशीन टिक टिक करती हुई हाथों में पकवानों से सजी थाल लेकर प्रकट होगी। जी हां, आपने सही सुना। फिल्मों में कलाकारों के इशारों पर नाचने वाले रोबोटों ने अब सच में जमीन पर हमारे और आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। रेस्टोरेंट में थाई, चाइनीज, इंडियन सब मिलेगा, लेकिन परोसने वाले इंसान नहीं, रोबोट होंगे। So we have just launched a couple of days ago. We got a good response from the people, and the old people like senior citizens, they are enjoying a lot with the robots. And we are also giving the food as a Thai, Indian, Chinese and Tandoori. And how will the process begin? Actually, process will be given when the customers come to the restaurant. We have to give we'll provide a tablet for them, so that they go to the table and they order the menu by the tab, and from there the order will be go to the kitchen, and from the kitchen the robot will be serving the food. गले में दुपट्टा, आंखों में टिमटिमाती हुई लाल बत्ती और हाथों में आपका ऑर्डर, है ना सपनों सा दृश्य, है ना अद्भुत। In this restaurant, a new feature is the serving robots. The robot name is Beauty Serving Robot. So वहीं रेस्टोरेंट में आए लोगों को भी रोबोट की मेहमान नवाजी खूब भा रही है। जब टेबल के सामने ऑर्डर की थाली लेकर रोबोट हाजिर होता है तो लोग टकटकी लगाए उसे ही देखते हैं। Feeling excited that robot was serving the food first time in Hyderabad. Then food also was so taste and feeling so crazy that never seen this kind of restaurant in Hyderabad. First time in Hyderabad I have never seen this kind of restaurant. It was a great experience for serving the food of robot. And food also so tasty. ऐसा रेस्टोरेंट तो हैदराबाद में अभी तक नहीं देखा, और ये फर्स्ट रेस्टोरेंट है जिसमें रोबो सर्व कर रहे हैं। बेटर है और अच्छा है, बहुत अच्छा है जो रोबोस है। और चिल्ड्रंस में फैमिली के साथ में आने का प्लान कर रहा हूँ, लेके आऊँगा, थोड़ा एंजॉय होगा यहाँ पे फैमिली के साथ में आने से। चिल्ड्रंस एंजॉय करेंगे। फूड भी अच्छा है, एक्सेलेंट फूड है, क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। ऐसी तकनीक इससे पहले तक विकसित देशों में थी, लेकिन अब देश के हैदराबाद से इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी रोबोट को समय समय पर जरूरत के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। Actually, we have got this project to distribution in Telangana, Hyderabad. So we have one of my friend partner. We have thought of why should not keep a serving robot, because this is new to Hyderabad, and actually they're in Chennai. So we want to bring to Hyderabad and give them some special attraction for the kids and families as well. We have got a good reviews from them, and they are enjoying the lot with the robots and the food. but compared to other restaurants, we are giving the different type of dishes. Robots are working good, and they need 3 hours charging for 1 day to run the robot. It's till now we didn't got any minor or any repairs like that. So for the robo we have got 2 sensors. One sensor is below the serving table, and second sensor is down to the robo, and there is no matter of collision and all. We'll look at ये रोबोट 3 घंटे चार्ज होने के बाद पूरे दिन लोगों को खाना सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि अभी ट्रायल के तौर पर सिर्फ 4 रोबो बनाए गए हैं। प्रयोग सफल होने पर इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। Actually, as of now, we have got 4 robots, and in future also we are updating the robots so that they can interact with the people like intelligent robots. तकनीक ने इंसान के जीवन को कितना सुगम बना दिया है, या यूं कहिए आलसी बना दिया। लेकिन जो भी हो, मशीनी गुड़िया और हाथों में सजी खाने की प्लेट लोगों के दिलों को लुभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूं तो तेज रफ्तार हर इंसान को पसंद है, लेकिन ये तेजी, ये रफ्तार कभी कभी इतनी आगे निकल जाती है कि जिंदगी भी पीछे छूट जाती है और सब कुछ पीछे रह जाता है। कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया है रेवाड़ी रोहतक मार्ग पर, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी का टायर फटा और 5 लोगों की मौत हो गई। ये बारात की कार थी, इसमें दूल्हे के पिता समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा हुआ है, लेकिन लोग इस रफ्तार से कैसे बाज आएंगे, इस खबर को देखिए और आप भी कम से कम ये देखिए कि स्पीड से परहेज करें।
ये सजी हुई कार दुल्हन को लेने जा रही थी। माहौल शादी का था, लेकिन ये कार दुल्हन के घर पहुंचती उससे पहले ही शादी का काफला हादसे का शिकार हो गया। शादी की शहनाई मातम में बदल गई। हादसा भी ऐसा कि 5 लोगों की जान चली गई। दरअसल दूल्हे के काफिले में शामिल एक कार ट्रोले से जा टकराई। कार में दूल्हे के रिश्तेदारों समेत उसके पिता भी थे। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दूल्हे के पिता समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। यह बारात बेरी से गोकलगढ़ आ रही थी। बेटे जितेंद्र की बहू को लाने के लिए पिता राजेंद्र घर से बेहद खुश सज धज कर नाती नातिन के साथ सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर निकले थे। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बाराती दुल्हन के घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। शाम का समय था जब गंगा यचा टोल के पास अचानक स्विफ्ट का टायर फट गया और कार आगे चल रहे ट्रॉले में जा घुसी। कार ट्रॉले में इस कदर फंसी थी कि उसे काटकर बाहर निकाला गया। राजेंद्र, कार चालक और 3 नाती नातिनों ने तड़पते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुल 7 लोगों में राजेंद्र का दामाद संजय और नातिन अदिति ही बची। पीछे बारात की अन्य गाड़ियां हादसा देखकर रुकी और दोनों परिवारों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शहनाई, बैंड बाजा थम गया। पंडाल में खाना पीना बंद हो गया। दुर्घटना की खबर से लड़की पक्ष के यहाँ भी शोक छा गया, जो बारात के स्वागत में तैयार खड़े थे। शादी में शामिल तमाम लोगों में इस घटना से शोक छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।